हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए फ्रॉम हर एक सब्जेक्ट्स टू हर एक टॉपिक्स टू हिंदी टू इंग्लिश एवरीथिंग कंप्लीटली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कम ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, यू विल फाइंड एवरीथिंग, दैट टू ऑल फॉर फ्री, एकदम फॉर फ्री। तो यू डोंट हैव टू वरी, वी टीचर्स आर देयर फॉर यू। हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपको फ्री सर्विसेज देने के लिए थ्रू आउट द ईयर रेडी हैं। चलिए गाइस, तो हम आ जाते हैं एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी के MCQs। बेटा MCQ को हमने दो पार्ट में कंप्लीट करना है विद अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन के सेट में हम जो है इसको यहां पर करने वाले हैं। 20 सेट के क्वेश्चंस में हम इसको यहां पर करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 40 क्वेश्चंस, सो यू हैव टू टेल मी कि आपने 40 में से कितने मार्क्स स्कोर किए। क्यों? क्योंकि इससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि आप लोग कितने पानी में हैं, प्लस हाउ मच मेहनत यू हैव टू डू, हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव टू डू। मतलब बेसिकली हमारा जब टारगेट अगर 100 में से 100 लाना है, हमारा टारगेट अगर 100 में से 100 लाना है तो बेटा कोई वो बनता ही नहीं है ना, वो बनता ही नहीं है, गैप ही नहीं बनता कि हम MCQ छोड़ दें, कि लॉन्ग आंसर छोड़ दें, कि 3 नंबर वाले छोड़ दें, कि 4 नंबर वाले छोड़ दें। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। हमें सारे एस्पेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हम MCQs को भी टारगेट करके चलेंगे। और बेसिकली मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ बेटा। स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे कि स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसके अंदर ना आपको एक चीज समझाता हूं बेटा। इट इज नॉट अबाउट, जैसे कि मान लो कोई इंसान 100 नंबर, कोई इंसान जो है 100 नंबर का पेपर दे रहा है, 100 नंबर का पेपर दे रहा है। कितने नंबर का बेटा? 100 नंबर का पेपर दे रहा है और उसके मान लो 70 नंबर आते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि आपने 70 नंबर कैसे पढ़े, इन 70 नंबर को अलग कर लो और बाकी के बचे 30 नंबर को अलग कर लो। ये 30 नंबर क्यों नहीं आ रहे आपके, उस पे चर्चा करने का विषय होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने नए क्वेश्चन करे कि नहीं करे, लेकिन जो 30 गलत हुए उस गलती को आपने सुधारा कि नहीं सुधारा, उससे आप 100 में से 100 लाते हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई कि कल जो है गरम तपेली उठा ली थी हाथ में और पूरा हाथ जल गया, आज वही काम फिर से करने जा रहे हैं। पिछली गलती से सीखो, क्या लर्न किया, और फिर इस गलती में उसको लर्न करके आप जो है उस गलती को दोहराओ ना, तो आपके यही मार्क्स आएंगे 100 में से 100। समझ आया? ये बहुत जरूरी है एस्पेक्ट समझना बिफोर यू गो इनटू द क्वेश्चन। ये अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर ये अप्रोच आपकी रहेगी तो आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इस प्रॉपर सीरीज को या पूरे इस चार्ट को अच्छे से कर पाओगे और 100 में से 100 लेके आओगे। कोई बिल्कुल दो राय नहीं इसके अंदर। चलिए तो चालू करें बेटा MCQ की अपनी गाथा, हाँ या ना? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। डैश इज द ईयर विच बिगिंस एट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को ये खत्म होता है। बताइए कौन सा ईयर है? करंट ईयर है बेटा। करंट ईयर तो कैसा होता है? करंट ईयर मतलब क्या होगा? करंट ईयर मतलब आपका जैसा चल रहा है, मतलब 1 जैन से मैं बोल सकता हूं 31 दिसंबर। यस और नो, हाँ या ना? अच्छा, फिस्कल ईयर बोलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और न्यू ईयर क्या होगा? न्यू ईयर भी होगा 1 जैन टू आपका 31 ऑफ दिसंबर, हाँ या ना? 1 जैन टू 31 दिसंबर का आपके आसपास की बात बताता है। ठीक है, और नन ऑफ द तो कुछ भी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द राइट आंसर? बताइए, पूछा क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड होता है, ऐसा एक ही है, दैट इज फिस्कल ईयर। लेट्स सी, द राइट आंसर इज फिस्कल ईयर। यू नो, फिस्कल ईयर में ही हमारा बजट भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप यू आर डूइंग गुड। आपको ये चीजें पता चल पा रही है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायर होता है एक प्रिपेयर करना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे
इंडियन यूनियन बजट भी कहा जाता है दूसरी भाषा में, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन यूनियन बजट भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट फॉर द कंट्री एज होल, कि गवर्नमेंट बजट है फॉर द कंट्री एज अ होल इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर्स एनुअल बजट स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है एनुअल बजट जो है आपका साल का स्टेटमेंट। क्या वो आरबीआई होता है? आरबीआई इज नॉट अ डिपार्टमेंट, आरबीआई इज एन अथॉरिटी बॉडी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और स्मूथ सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। या मॉनेटरी स्टेबिलिटी की बात करें, सप्लाई ऑफ मनी की बात हो रही है वो भी, उसके साथ साथ नई करेंसी को इश्योर ऑफ करेंसी की बात करें तो वो एक व्यक्ति होता है, कौन व्यक्ति, एंटिटी होता है, वो होता है आरबीआई। इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट इज एन अथॉरिटी बॉडी, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है क्या? नो नो नो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है क्या? नो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं होता, हमारे यहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्स द एनुअल बजट स्टेटमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 1 फरवरी को, 1 फेब को, मैंने बताया भी था 1 फेब को आपका बजट प्रेजेंट करता है, इंडियन यूनियन बजट 1 फेब ऑफ एनी ईयर, जो कि बनना जो है बेटा कुछ सितंबर के महीने से चालू हो जाता है और आते आते आपको 1 फेब लग जाता है प्रेजेंट करने में। वो भी सुबह 11 बजे प्रेजेंट होता है, सुबह 11 बजे प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आपके प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी सुबह 11 बजे के आसपास, सुबह 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ या ना? चलिए बेटा मैं हर एक चीज आपको बताते जाऊंगा तो डरे ना बिल्कुल भी, आपको सब चीजें क्लैरिटी के साथ बताती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इंक्रीजेस इक्वालिटी इन द सोसाइटी, कि गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या इंक्रीज होती है? विच ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है जो इंक्रीज करता है इक्वालिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की बात करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा ये बोलता है रिच जो है उससे ले लो, रिच से ले लो, रिच से ले लो, पुअर को दे दो। सिंपल भाषा, रिच से ले लो, पुअर को दे दो, कि इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है वो बढ़ता ना जाए। अपन बोलते हैं ना कहावत, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। मतलब क्या, जो इंसान पैसे वाला है वो तो रिच और पैसे वाला होते जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो रहा है। इनका पैसा इनको भी बांटो, किस फॉर्म में? टैक्स से वसूलो, और इस टैक्स के मनी को इन लोगों के वेलफेयर पे खर्च करो। किस पे खर्च करो? वेलफेयर पे, वेलफेयर पे खर्च करो, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करो, ठीक है। वो क्या होगा? दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्लियर है बेटा? समझ आया, हाँ या ना? हर एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। क्लियर? लेट्स सी इफ यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस गुड्स लाइक रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट एंड डिफेंस सर्विसेज एटसेट्रा टू जनरल पब्लिक थ्रू बजटरी प्रोविजंस। बजटरी प्रोविजंस की वजह से वो इन सबको ये सर्विसेज भी दे पाते हैं। दीज गुड्स आर कॉल्ड बजटरी गुड्स। बेटा बजटरी नाम है तो बजटरी गुड्स होगा क्या? गवर्नमेंट गुड्स हैं क्या? गवर्नमेंट गुड्स है क्या? अच्छा, आपने देखा होगा ना, अपन दो तरह की चीज बोलते हैं, एक होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, एक होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा, एक चीज अपन यहां पे एक जरा देखो, मैं एग्जांपल बोलता हूं ना, कि रोड क्या है? रोड किसकी प्रॉपर्टी है? रोड किसकी प्रॉपर्टी है? रोड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? बहुत लोग ना एक गलत चीज बोलते हैं, दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है ये बेटा?
पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी सर कैसे, मतलब हाँ सही तो कह रहे हो, इसलिए बोलते ना पब्लिक प्लेसेस में गंदे काम करना अलाउड नहीं है। सर गंदे काम क्या, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, दैट इज नॉट अलाउड इन आपका ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। पीडीए मतलब क्या बेटा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब आप ज्यादा किसी से चिपक नहीं सकते, दैट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, दैट इज एन ऑफेंस। आप किसी और के कंफर्ट को आप जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड इन आपके पब्लिक प्रॉपर्टीज। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जहां पर पब्लिक जा सके, जहां पर पब्लिक जा सके, हाँ या ना। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी जगह है, वो ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक जा सके। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कौन सी जगह है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहां पब्लिक ना जा सके, पब्लिक ना जा सके। तो दोनों अलग होती हैं क्या? एग्जाम्पल दूं, पब्लिक प्रॉपर्टी इज लाइक रोड्स, यही देखो रोड हो गया, ये रोड हो गया, मॉल्स हो गए, है ना, आपके स्ट्रीट्स हो गई, ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, आरबीआई का ऑफिस, आरबीआई ऑफिस, है ना, आरबीआई का ऑफिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। सॉरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपका ये क्या बोलते हैं, आपके जो ये होते हैं पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गई, ये सब ऐसी जगहें इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। किसी के भी मिनिस्टर के घर की बात कर लो, मिनिस्टर के घर होते हैं, तो मिनिस्टर्स के घर पे आप नहीं जा सकते ऐसे ही बिना पूछे पाछे, बिना परमिशन के, बिना उसके अलाउ करे हुए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या, जहां पे पब्लिक अलाउड ना हो, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलाउड हो, या जो भी गवर्नमेंट जिनको अलाउ करें वो अलाउड हो। पब्लिक प्लेस ऐसी प्लेस होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसी प्लेस होती है जो कि हाँ मेंटेन करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उसमें पब्लिक का हक होता है आने या जाने का। ठीक है, अब जरा देखो ये कैसे गुड्स होंगे, मतलब रोड बनाना, पार्क बनाना इज अ पब्लिक गुड। कैसा गुड है बेटा, ये पब्लिक गुड है। इस छोटी चीज को समझाने के लिए देखो कितना एक्सप्लेनेशन लगा। मैं आपको हर एक एस्पेक्ट में चीजें समझाऊंगा, हर एक एस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, मतलब हर एक इंसान की इनकम में कुछ बढ़त हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट डिपेंड्स अपॉन, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक गवर्नमेंट बजट की किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि कितना प्रॉफिट बना रहे हो उसके ऊपर, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हटा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है फेयरली हो रही है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, या फिर रेट ऑफ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है। बेटा रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आप कैसा बजट बनाओगे। क्यों? उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि बजट कैसा बनेगा। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर, ये आपका डिस्प्ले करने के लिए कि गवर्नमेंट बजट किस पे डिपेंड करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगा या फिर और सेविंग्स, उसे ही तो अपन ग्रोथ बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब ग्रोथ की बात कर रहे हो, है ना, इन्वेस्टमेंट करना मतलब ग्रोथ की बात कर रहे हो। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स की बात करना। ठीक है, चलिए रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर कॉम्बैट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बजट के अंदर।
इन द लाइट ऑफ अबव लाइन्स, अबव लाइन्स की लाइट के अंदर आइडेंटिफाई द रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का एक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताइए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस होगा, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। जरा वापस पढ़ो। बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। फ्लक्चुएशन मतलब क्या? बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करोगे क्या? ऊपर नीचे मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब स्टेबल, स्टेबल, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन लिख देता हूं और आसानी के लिए। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या? स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस मतलब क्या? इकोनॉमी कई बार ऊपर नीचे हो जा रही है, तो हमें क्या करना होगा? बजट ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि इकोनॉमी में काफी स्टेबिलिटी रहे। किस चीज की? ऑफ प्राइस। किस चीज की स्टेबिलिटी बेटा चाहिए अपने को? प्राइस की स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप बोल रहे हो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कैसे करेगी भाई? स्टेबल तो है नहीं आपका मार्केट, इकोनॉमी स्टेबल तो है नहीं। तो यही चीज आपको बतानी होती है कि ये क्या है बेटा? स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को कंप्लीट करिए। अच्छा, ये है अपना एक तरह का टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स से। चलो फिर ये होता है एस्टीट से होता है नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में पढ़ा था इसको। फाइन्स एंड ये भी नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स है। स्पेशल असेसमेंट्स ये भी अपना नॉन टैक्स, मतलब नॉन टैक्स भी पेमेंट्स में आ जाता है। स्पेशल असेसमेंट्स भी अपना ऐसे नॉन टैक्स में आ जा रहा है। तो भैया क्या होगा ये बताइए? कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, या फिर टैक्स रेवेन्यू है? बेटा टैक्स तो है, ये है, नॉन टैक्स ये है, और मतलब दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये रेवेन्यू रिसीट्स है। क्या है बेटा? ये रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स में अपन ने पढ़ा था टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नॉन टैक्स मतलब एस्टीट्स होता है, फाइन्स होता है, पेनल्टीज होता है, स्पेशल असेसमेंट्स होते हैं, हाँ या ना? ये सब अपने किसकी तरह के एग्जाम्पल हैं? ये अपने एग्जाम्पल है रेवेन्यू रिसीट्स के। क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। Question number 8, the final burden of dash cannot be shifted on others, कि आप अपने टैक्स का बर्डन किसी और पर नहीं डाल सकते। तो वो क्या होगा? सिंपल एज दैट, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसके अंदर होता है बेटा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब अगर सानी सर कमाएंगे, सानी सर अगर अर्न कर रहे हैं, सानिध्य सर अगर अर्न कर रहे हैं, तो सानी सर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। सानी सर अगर कमा रहे हैं तो सानी सर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? उनके फादर कर दें तो अरे भैया लाड़ प्यार में कर दे तो अलग बात है, ऐसा कोई नहीं है। जबकि टैक्स आप कर नहीं सकते, टैक्स पे कर नहीं सकते। अब भैया टैक्स कट गया सैलरी में से, और पापा जो है भैया आपको अलग से पैसा दे रहे कि तेरा टैक्स कट गया होगा, तू उदास मत हो, मैं देता हूं तुझे पैसा। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता। जब कमा रहे हो तो टैक्स तो कटेगा ही ना भाई, तो आप ही को देना है वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। वो कोई और पे नहीं करता, जो इंसान कमा रहा है उसी को करना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, है ना, मतलब इनकम टैक्स हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स रिसीट्स आर द पार्ट ऑफ डैश रिसीट ऑफ गवर्नमेंट। इनकम टैक्स रिसीट जो है आर द पार्ट ऑफ रिसीट, इनकम टैक्स रिसीट जो है एक पार्ट है रिसीट्स का ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिसीट्स का। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, या फिर कैपिटल रेवेन्यू है? बताइए। इनकम टैक्स रिसीट्स आर द पार्ट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स क्यों बेटा? मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। समझ आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू से आप जो है डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, ये मैंने पिछला वाला हटाया नहीं था, हाँ,
हाँ, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, मतलब आप जो गवर्नमेंट सेक्टर है उससे आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया, आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। कैसा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कैपिटल रिसीट है, टैक्स रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बताइए कैसा है? टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या? रोज आता रहेगा लेकिन टैक्स नहीं है, इसीलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हैं। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स से पैसा नहीं वसूल रहे हैं, वो बचा पैसा कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, द सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर ऑफ गुड्स या द इनकम अर्नर्स। सिंपल सा है, जो कमा रहा है वही पे करेगा। अभी मैंने बताया सानी सर कमा रहे हैं तो सानी सर ही पे करेंगे, ना सानी सर के पापा, ना सानी सर की मम्मी, ना कोई पे करने वाला, ना उनके दोस्त, ना उनके भाई, ना उनके चाचा, ना उनके पापा, ना उनके मामा, ना का फूफा, कोई नहीं। जो कमाएगा वो पे करेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? समझ आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इज। कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? एक्सपोर्ट ड्यूटी is a tax, my friend. Import duty is a tax. ठीक है? Excise is also a tax. Dividend ये एक तरह का प्रॉफिट होता है जो कि किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी आपने कोई सी कंपनी के अंदर, उसके ऊपर मिलता है डिविडेंड। मतलब ये क्या है? इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहो तो देख लो। सी डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स क्या होते हैं बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इनकम है ना, कमा रहे हो, कैसी इनकम है? टैक्स से नहीं वसूला है, विदाउट टैक्स वसूला है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्साइज, ये सब जो है टैक्स के फॉर्म होते हैं। जब आप कुछ खरीदते बेचते हो बाहर कंट्रीज से तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ते हैं, एक्साइज देनी पड़ती है, टेरिफ देने पड़ते हैं, टेरिफ जंपिंग चार्जेस होते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ड्यूटीज होती है, ये सब देना पड़ता है। ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, disinvestment of government companies and borrowings from World Bank come under the government dash government। कैसा? टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है बेटा? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इसके अंदर दोनों रिसीट्स होती हैं, है ना? कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? ऐसी रिसीट जो कि नॉन रेकरिंग हो, नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर है। लोन रिसीट्स मतलब क्या? कुछ बोरोइंग्स कर रहे हो, मतलब बोरोइंग्स कर रहे हो, है ना? बोरोइंग्स कर रहे हो। रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या? रेकरिंग है, रेकरिंग है। ठीक है? अब एक बात बताओ, क्या लग रहा है तुम्हें? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इसका बात है कहना कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसने अपने जो शेयर्स हैं, जो इसने शेयर्स हैं, इसके शेयर्स जो है इसने कर दिया उसको सेल, अपने शेयर्स को कर दिया इसने सेल, जिससे क्या हुआ? इसने कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर्स को बेच देना या कंपनी के कुछ हिस्से को बेच देना, और हिस्से को खरीद लेना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब शेयर्स खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट, बेच दिए तो डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है? ये बोल रहा है। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है कि भैया पैसा मांग लिया। किससे मांग लिया पैसा बेटा तुमने? हमने मांग लिया पैसा जो है वो है वर्ल्ड बैंक से। हमने बोरोइंग्स कर ली, बोरोइंग्स कर ली किससे? वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग कर ली, पैसा उठा लिया अंडर दी गवर्नमेंट। कौन सा है ये? कौन सा है बेटा? इट इज सो सिंपल, इट इज कैपिटल रिसीट्स। तुमको याद हो तो मैंने तुम्हें कैपिटल रिसीट सिखाया था। कैपिटल रिसीट्स में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी,
कैपिटल रिसीट्स में तुम्हें 3 चीजें बताई थी, अदर रिसीट्स जो कि एक एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इज अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स, ठीक है। फिर आता है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कर रहे हो, और उसके साथ रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट हो गया, ये भी चीजें आपको मैंने सिखाई थी। तो ये सब क्या है, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, ठीक है। ये सब बेटा क्या है, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, द गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग इट्स सिक्योरिटी टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट स्टार्ट जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, क्या होता है ये, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, अपनी सिक्योरिटीज को बेचना प्राइवेट सेक्टर को, या आपके डिसइन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है, इसे मॉनेटरी एक्सपेंशन बोला जा रहा है, नन ऑफ द अबव। बेटा इट इज द डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को अपने क्या बेच रहे हो, LIC ने अपना IPO निकाला, मतलब क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स बेच दिए। क्यों, क्योंकि शेयर्स बेच दिए, शेयर्स बेच दिए, शेयर्स बेच दिए। क्लियर है, समझ आया, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है, सबको समझ आया बेटा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। एग्जांपल बताइए जो कि क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट है फाइनेंशियल एड फ्रॉम MNC फॉर विक्टिम्स इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। किसी MNC द्वारा कोई फाइनेंशियल ऐसा पैसा दिया गया हो एज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, ऐसे कुछ लोगों को जो कि बाढ़ के द्वारा अफेक्ट हो गए हों। बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या आपने उधार ले लिया किससे, IMF से, IMF से आपने उधार ले लिया, कुछ लोन ले लिया, ठीक है। और बोल रहा है रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आपने जो लोन ले लिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और इसने लोन जो है वो लौटा दिया, मतलब रिकवरी हो गई लोन की, तो वो बोल रहा है रिकवरी हो गई लोन की, तो वो बात कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसके अंदर डिविडेंड पेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरह से आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था गवर्नमेंट ने, उसको कुछ ऐसा प्रॉफिट साइड सॉर्ट दे दिया, प्रॉफिट के जैसा कुछ दे दिया, दोज आर डिविडेंड्स कि इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। बेसिकली इसको बोल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया था उस पे से कुछ रिटर्न मिल गए, तो उसे ROI भी बोल सकते हैं। टू द गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो कौन सा नॉन डेट कैपिटल रिसीट होगा, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बेटा नॉन डेट है, आपने लोन वापस ले लिया तो नॉन डेट हो गया, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, लोन्स ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि लोन्स आप जो दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, वो किस चीज का एग्जाम्पल है, रेवेन्यू रिसीट, मतलब जो इनकम होती है और रिकरिंग होती है, वो ऐसा है क्या ये ग्रांट लोन्स वगैरह देना। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स मतलब जो इनकम तो है लेकिन नॉन रिकरिंग है, ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर है लेकिन रिकरिंग है, बार बार होता है, और ये खर्चा तो है लेकिन बार बार नहीं होता, नॉन रिकरिंग है। बताइए विच शुड बी द राइट आंसर, चूज द राइट वन। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया पूरा। चलो अब जरा देखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑब्वियसली ग्रांट्स आप लोन्स वगैरह बार बार नहीं देते हो, आप जो है कभी कभार ही दोगे। ग्रांट्स लोन देना, क्योंकि लोन दे रहे हो तो बार बार नहीं दे रहे हो कि आज भी ले लो, कल भी ले लो, परसों भी ले लो। इनकम तो हो सकती है, खर्चे भी रोज हो सकते हैं, बट लोन जैसे खर्चे रोज नहीं होंगे कि रोज आप ही लोन देते जा रहे हो, लोन लेना भी पड़ता है। तो इसलिए आप इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मानते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहो तो इसका एक फोटो ले लो, आपको एक और तरह से समराइज कर देगा ये।
समझ आया बेटा? ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अंडर विच बजट, कौन से बजट के अंदर गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल, कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो इक्वल है टू द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आपका इक्वल है टोटल रेवेन्यू से। मतलब आपने जो बात बोली, जितना खर्चा किया उतना ही आपने जो है कमाया है। मतलब आपने खर्चा किया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्च किया आपने, लेकिन आपने कमाए कितने, वो भी 100 करोड़ किया। मतलब जितना कमाया उतना उड़ा दिया। जैसे कि आती है ना किसी इंसान की 50,000 रुपए सैलरी हो और पूरे 50,000 ही उड़ा दे। मतलब क्या है बेटा, 50,000 आते हैं उसके और पूरे 50,000 उड़ा देता है। मतलब क्या है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जीरो। इक्वल बात पे चल रहा है। मतलब बैलेंस्ड बजट है, कांस्टेंट बजट है, डेफिसिट बजट है या रेवेन्यू बजट है? इट इज दी बैलेंस्ड बजट बेटा। क्या है ये? बैलेंस्ड बजट। जितना कमा रहे हो उतना उड़ा दे रहे हो। वो नहीं थे ऐश वाले बच्चे कि आज की डेट में कि जितना कमाएंगे भाई साहब पूरा उड़ा देंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग, कुछ नहीं, हम तो जितना है उतना उड़ा देंगे, हम नहीं देखते, हम तो भैया अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18। The government budget has a revenue deficit. This gets financed by, अच्छा गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट का ना एक रेवेन्यू डेफिसिट है। दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या? रेवेन्यू, फिर से मैं फॉर्मूला लिख के तो मैं याद करवा दूंगा। रेवेन्यू, जरा देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब बोल रहा है कि डेफिसिट दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय, ये फाइनेंस किससे होता है? बोरोइंग से होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से होता है, टैक्स रेवेन्यू से होता है, या इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। बेटा ये जो कमी है वो किससे पूरी करोगे आप? बोरोइंग से करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट से करोगे, टैक्स रेवेन्यू से करोगे, या इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से करोगे? चलो देखो बेटा, इट इज दी डिसइन्वेस्टमेंट्स या फिर बोरोइंग। या तो आप बोरोइंग करोगे, कुछ उधार लोगे, या कहीं पे डिसइन्वेस्ट कर दोगे कि भैया जहां से खर्चा हो रहा है, मतलब मान लो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो डिसइन्वेस्ट कर दो। मान लो कि कोई कंपनी है जैसे कि रेलवेज है, या आपके ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि बहुत नुकसान दे रहे हैं, जैसे कि एयर इंडिया है, बहुत नुकसान दे रहा है। मान लो एयर इंडिया है, बहुत नुकसान दे रहा है, तो लो बेच मार दो, किसको? टाटा को बेच दो, चलो डिसइन्वेस्ट कर दो, जाने दो कंपनी को, डिसइन्वेस्ट कर दो। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब क्या? इनकम है। तो बेटा यहां पे खर्चे क्या हो रहे हैं, तो इसको डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे आप? जो है इस कमी को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स कर लोगे। क्या करोगे? बोरोइंग्स की बोरो कर लिया। ठीक है, बोरोइंग कर लिया कि इस कमी को पूरा करने के लिए हमने बोरोइंग्स कर ली। क्लियर है? समझ आया? इसलिए भी हम लोग यहाँ पे इन दोनों चीजों को देखते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाई डैश गिव्स अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट आइदर टू कट इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स टैक्स रिसीट। या तो ये देखो वार्निंग देता है एक तरह की कि या तो अपने खर्चे जो है वो कम कर दो, काट दो, या फिर अपनी जो है इनकम, इंक्रीज द टैक्स रिसीट्स, मतलब या तो इनकम बढ़ा लो। वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर कर दो कम, और इनकम को बढ़ा दो, इनकम को बढ़ा दो,
या तो खर्चे कम कर दो, ये दो चीजों में से आपसे बात करी जा रही है, या तो खर्चे कम कर दो या फिर इनकम बढ़ा दो। इसे क्या कहा जाता है बेटा? सिंपल एज दैट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट एक इनएबिलिटी शो करता है। क्या करता है बेटा? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी ऑफ होम? ऑफ गवर्नमेंट, कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो उनको एक वार्निंग देता है कि या तो खर्चे कम कर दो या फिर इनकम को बढ़ा दो, दोनों में से कोई एक चीज कर लो तो बेनिफिट हो जाएगा, वरना नुकसान या रोते गाते रहोगे। समझ आया? समझ आया? तो इसलिए क्या बोला जा रहा है बेटा? ये क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। फिस्कल डेफिसिट डिपेंड्स अपॉन। फिस्कल डेफिसिट किस पे डिपेंड, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू, किस पे इक्वल करता है? तो मैं याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि इफ ओनली borrowings are given in a question, then fiscal deficit is equals to borrowings. Why sir? सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए की कमी है, अगर कमी है, कमी या फिर इसको ऊपर लिख दो इंग्लिश भाषा में डेफिसिट, 50,000 रुपए की कमी है, तो तुम 50,000 का लोगे लोन या उधारी, इसको पे ऑफ करने के लिए। क्या करने के लिए? पे ऑफ करने के लिए। इसको पे ऑफ करने के लिए उतना ही पैसा लोगे ना जितना तुम्हें कमी है। मतलब अगर मेरे पास, जैसे मुझे एक प्लेट वो खरीदना है, एक प्लेट मुझे मोमोज लेने हैं, मोमोज लेने हैं, उसकी प्राइस है 100 रुपए। कितनी है बेटा? 100 रुपए। मेरे दो दोस्त हैं, तो मैंने एक से लिए, मेरे पास थे 40 रुपए, बचे कितने? 60 रुपए। ये 60 रुपए मैंने क्या किया? मैंने अपने दो दोस्तों से लिए, एक से लिए 30, एक से लिए 30। ये मैंने क्या किया बेटा? ये मैंने 60 रुपए किए बोरो। ये मैंने क्या किया बेटा? बोरो कर लिए मैंने। 60 रुपए क्या कर लिए मैंने? बोरो कर लिए। तो बोरो क्यों किए? क्योंकि मेरे पास कमी थी, मैं उतने ही पैसे लूंगा जितने की कमी होगी। तो बोरोइंग और डेफिसिट दोनों एक ही होता है, हेंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इसको एक बार देख लो। क्लियर है बेटा? आज के हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस होते हैं डन। आज के हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस होते हैं डन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12th आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। सारी की सारी वीडियोस ऑल फॉर फ्री। तो आप CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री, ऑल फॉर फ्री। तो आप चाहें तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के मोबाइल फोन, किसी भी तरह के आपके लैपटॉप पर भी ये वीडियोस आप एकदम फ्री देख सकते हो। और आप चाहो तो आप हमारे इन नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाए, उस लिंक को प्रेस करें और ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है वो सिखाता है। उसके साथ साथ आप चाहे तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।